फिक्र आपकी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं आपकी फिक्र की बड़ी बड़ी खबरों के साथ। जब पड़ोस में आग लगी हो तो अपने घर की सुरक्षा को लेकर कोई बेफिक्र नहीं बैठ सकता है। अफगानिस्तान में कुछ ऐसा ही हो रहा है जिसने भारत की चिंता बढ़ा दी है। आज अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन भारत पहुंच चुके हैं, एंटनी ब्लिंकन, और फिक्र है कि पड़ोस में मां बेटियों पर हो रहे अत्याचार को रोकने का तरीका क्या होगा। और फिर बात करेंगे देश के दो राज्यों के बीच खिंची दीवार की। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद ने कल हिंसक रूप ले लिया था और इतिहास में पहली बार दो राज्यों की पुलिस ने एक दूसरे पर फायरिंग की। 5 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। आगे सुलह की रणनीति क्या होगी, इसे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। पड़ोस और देश की फिक्र के बाद हम ममता बनर्जी के मिशन दिल्ली का भी विश्लेषण करेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद ममता का हौसला आसमान पर है। लगता है वो खुद को पीएम पद की दावेदार मानने लगी हैं। आज हम दीदी और दिल्ली में दूरी का विश्लेषण करेंगे। आपको आज यह भी बताएंगे कि टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए बुधवार का दिन खास क्यों है, वो कौन से मजबूत दावेदार हैं जो कल भारत के लिए मेडल ला सकते हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त बड़ी खबर आज की, जिसने हिंदुस्तान से लेकर सुपर पावर अमेरिका तक को चिंतित कर दिया है। और इस चिंता की वजह है हमारा करीबी दोस्त अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है। जंग में बेहिसाब बारूद बरस रहा है, लेकिन इसी बीच धधकते बैटल ग्राउंड से कुछ ऐसी सन्न कर देने वाली तस्वीरें आई हैं, इसे देखकर पूरी दुनिया सहम गई है। अफगानिस्तान पर कब्जा करने की सनक तो तालिबान पर सवार है, मगर इस सनक को पूरा करने के लिए तालिबानी आतंकी क्रूरता की हदें पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मिलिटेंट के भेष में जल्लादों की टोली अफगानी सैनिकों का गला काट रही है। शवों को शत विक्षित किया जा रहा है, लोगों को सरेआम गोलियों से भूना जा रहा है, महिलाओं को उनके घर से अगवा किया जा रहा है। अफगान की सरजमी पर मौत का यह तांडव विचलित कर देने वाला है और यही भारत और अमेरिका के लिए बड़ी फिक्र है। भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और वहां कई परियोजनाओं पर बड़ी रकम भी खर्च की, लेकिन तालिबान ने से बिना कोई ठोस आश्वासन लिए अमेरिकी फौज ने अफगानिस्तान छोड़ने का जो फैसला किया, उससे 2001 से पहले वाले हालात पैदा हो गए हैं। ऐसे में अमेरिका भारत की तरफ देख रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कुछ देर पहले ही 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे। कल एंटनी ब्लिंकन पीएम मोदी, विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए डोभाल से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के भारत दौरे में बातचीत के एजेंडे में अफगानिस्तान टॉप पर। एंटनी ब्लिंकन के इस दौरे पर कोई बड़ा समझौता हो सकता है, ये उम्मीद कम है। हालांकि अफगानिस्तान से सेनाओं को हटाने के बाद अमेरिका चाहता है कि भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिससे अफगानिस्तान में भी जल्द स्थिरता आ सके। अमेरिका को लगता है कि भारत अफगानिस्तान में सामान्य हालात की बहाली के लिए आखिरी प्रयास कर सकता है और तालिबान को हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए राजी किया जा सकता है। यकीनन इस भरोसे के पीछे भारत का बढ़ता कद है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे ताकतवर देशों के साथ क्वाड में भारत शामिल है। वहीं आज के हालात में दक्षिण एशिया में भारत अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है, ट्रस्टेड अलाइ जिसे कहते हैं। ऐसे में कल यह स्पष्ट हो जाएगा कि अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका के पास क्या प्रस्ताव है और भारत का उस प्रस्ताव पर क्या स्टैंड है। लेकिन एक बात तय है कि भारत हमेशा से ही हिंसक तरीके से अफगानिस्तान में तालिबान पर कि सत्ता पर काबिज होने का विरोध करता रहा है। भारत ने पहले भी स्पष्ट किया था कि सत्ता परिवर्तन में अफगानिस्तान के आम लोगों की भागीदारी, उनकी राय का सम्मान किया जाना चाहिए, जो फिलहाल नहीं होता दिख रहा है। हर दिन अफगानिस्तान में खूनी संघर्ष की डरावनी तस्वीर आती जा रही है। ना आम लोग सुरक्षित हैं, ना महिलाएं, ना बच्चे। कैसे, आप खुद देखिए। 1000 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान में बारूदी संग्राम छिड़ा है। हर पल AK-47, मशीन गन, मोर्टार, रॉकेट लॉन्चर और मिसाइलों से धमाके हो रहे हैं और इन सभी जंगी हथियारों का इस्तेमाल इंसानों को मौत के घाट उतारने के लिए हो रहा है। न आम अफगानी बच पा रहे हैं, न बच्चे, न बुजुर्ग, न महिलाएं। इस खूनी संघर्ष में अफगानिस्तान पर कब्जे को लेकर जो कोहराम मचा है,
वो बीतते वक्त के साथ क्रूरता की सारी हदें पार करने लगा है। पठान लैंड पर जिस जंगी सनक के साथ युद्ध लड़ा जा रहा है वो इतना खूंखार हो चुका है कि खौफ भी अब पनाह मांग रहा है। यकीन न हो तो तालिबान के खूंखार आतंकवादियों की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो को देखिए। ये तालिबान के अत्याचार का सबसे क्रूर वीडियो है। 22 सेकंड के इस वीडियो का हर फ्रेम विचलित करने वाला है। जैसे जैसे तस्वीरें आगे बढ़ती हैं, सिहरन होने लगती है। 5 तालिबानियों ने एक अफगानी युवक को चारों तरफ से पकड़ रखा है। युवक का हाथ पीछे की तरफ बंधा है। वो जबरन उस युवक को नीचे बिठाता है, बाएं हाथ को खींचकर लकड़ी के एक टुकड़े पर रखता है और फिर जो होता है आप किसी भी सभ्य समाज में इसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम आपको आगे की तस्वीर नहीं दिखा सकते, लिहाजा हमने इस वीडियो को ब्लर कर दिया है। लेकिन आप ये सुनकर ही परेशान हो जाएंगे कि इस युवक के साथ आगे क्या हुआ। बेरहम तालिबानी ने युवक के हाथ को कई बार से काट दिया। यही नहीं, काटने के बाद हाथ को खौलते तेल में डाला गया। तालिबानी के मुताबिक इस युवक पर चोरी का आरोप था। यकीनन अफगानिस्तान में एक बार फिर 2 दशक पहले की तालिबानी क्रूरता फिर से खुलेआम दिख रही है। वो अपने कब्जे वाले इलाकों में जल्लाद की तरह तालिबानी कानून लागू करा रहे हैं। चोरी करने वालों के सरेआम हाथ और पैर काटे जा रहे हैं। समलैंगिकों पर दीवार गिराकर खतरनाक मौत दी जा रही है। जघन्य अपराध में सरेआम फांसी या पत्थर मारकर मौत दी जा रही है। मामूली अपराधों में कलाई, कोहनी या हाथ का ऊपरी हिस्सा काटा जा रहा है। पुरुषों का लंबी दाढ़ी रखना अनिवार्य हो गया है। सार्वजनिक तौर पर कोई टीवी या फिल्म नहीं देख सकता। नियम तोड़ने वालों को सरेआम पीटा जाता है। हालात इतने बदतर हैं कि महिलाओं को घर से निकलने के लिए परमिट लेना पड़ रहा है। महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार की बेहद तस्वीरें तो पूरे अफगानिस्तान से आ रही हैं। ये वीडियो भी इस बात की तस्दीक है। आप देख सकते हैं कि आतंकी तालिबानी कैसे जबरन घर में घुस गए, महिलाओं और लड़कियों को जबरन उठाने लगे। देखते ही देखते तालिबानियों की हैवानियत से चीख पुकार मच गई। लड़कियां, महिलाएं बिलख बिलख कर रोने लगी, लेकिन खुद को तालिब कहने वाले इन आतंकियों पर आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो महिलाओं और लड़कियों को उठाकर ले गए। खबर है कि तालिबानी इन महिलाओं का निकाह जबरन अपने लड़ाकों से करा रहे हैं। अपने कब्जे वाले इलाके में तालिबानी एक घर की तलाशी ले रहे हैं। सरकार और एनजीओ में काम करने वाली महिलाएं तालिबानियों के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। महिलाओं के लिए शैतानी फरमान जारी कर दिया गया है। महिलाएं घर से अकेले बाहर ना निकलें, पुरुषों के साथ ही महिलाएं बाहर निकलें। महिलाओं को बाहर जाने के लिए परमिट और स्कूल में हिजाब पहनना जरूरी है। जरा सोचिए, तालिबान ने अभी पूरी तरह अफगानिस्तान पर कब्जा भी नहीं किया है, लेकिन अफगानिस्तान में लड़कियां अभी से सहम गई हैं। उन्होंने अपना डर भी जाहिर किया है। वो कह रही हैं कि अगर अफगान पर तालिबान का कब्जा हो गया तो उनका मुल्क महिलाओं के लिए जहन्नुम बन जाएगा। ما به عقب بر نمیگردیم. طالبان قبلی اند و هیچ تغییری نکردن. زندگی زنان در زیر سایه نگاه طالبانی بدترین سناریوی ممکن خواهد بود. اگر بخواهیم حرف از صلح بزنیم، اول باید به قتل و خونریزی ها نقطه پایان داده شود. بازگشت دوباره طالبان برای ما خیلی نگران کننده است، چون زنان یکی از قربانیان اصلی در جنگ خواهد. वाकई तालिबान ने अफगानिस्तान को जहन्नुम बना दिया है। क्या ऐसे युद्ध लड़ा जाता है? क्या इस तरह इंसानों के साथ हैवानियत की जाती है? अफगानिस्तान से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे साफ है कि जंग के सारे कायदे कानून को ताक पर रखकर तालिबान की हत्यारी ब्रिगेड लोगों को मौत के घाट उतार रही। लेकिन अफगानिस्तान को लहूलुहान करने में सिर्फ तालिबान का हाथ नहीं, बल्कि सीधे तौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क तालिबानी दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहा है। अब एक ताजा वीडियो सामने आया है। ये वीडियो पाकिस्तान अफगान सीमा रेखा का है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तानी सेना के जवान डूरंड लाइन पार करके अफगानिस्तान की धरती पर पहुंचे हुए हैं।
तालिबानी नियंत्रण वाले इलाकों में वो आराम से घूम रहे हैं। इस वीडियो को देखने के बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान का पूरा खेल समझ में आता है। खबर है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के 46 सैनिकों को जबरन बंदी बनाया है। बॉर्डर पर तालिबान के कब्जे के बाद अफगानी जवान खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हो गए, लेकिन मानवता दिखाने के बदले पाकिस्तान ने सभी सैनिकों को बंदी बना लिया। साफ है कि पाकिस्तान तालिबान के सहारे लगातार अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। यहां पर दो चीजें गौर करने वाली हैं। पहला ये कि पिछले 2 महीने में तालिबान ने अफगानिस्तान पर जितना कब्जा किया है वो आप ये समझ लीजिए कि 2001 में जब वो ताकत में थे उससे ज्यादा कब्जा उन्होंने अभी पिछले 2 महीने में कर लिया है। दूसरा ये कि अफगान की जो सरकार है वो प्लेन्स वगैरह पर ज्यादा प्रभावशाली है और वहां पर आबादी भी ज्यादा है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में तालिबान का कब्जा है और वहां पर आबादी बहुत कम है, इतनी कम कि पर स्क्वायर किलोमीटर पर करीब 50 लोग होते हैं मुश्किल से। यह कहना बेहद मुश्किल है कि अफगान लैंड पर जो कत्लेआम हो रहा है उसमें कितने लोग मारे जाएंगे, क्योंकि अगर इसी तरह तालिबान पैर पसारता रहा, पाकिस्तानी सेना तालिबानियों की मदद करती रही, तो जल्द ही अफगानिस्तान में हालात और भयावह हो जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ मई जून में अफगानिस्तान में 2400 आम नागरिकों की या तो मौत हुई है या बुरी तरह से घायल हो गए हैं। इनमें आधी महिलाएं और बच्चे हैं। यह तो सिर्फ मई और जून की रिपोर्ट है। जुलाई महीने में अफगानिस्तान में और रक्तपात हुआ। जरूरत है इसे तुरंत रोकने की, जिसे लेकर सबकी नजर कल की बैठक पर है। और अब फिक्र देश के 2 राज्यों की, असम और मिजोरम की, जहां जमीन को लेकर कल जबरदस्त हिंसा हुई। 5 पुलिस वाले समेत 6 लोगों की जान चली गई, 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस हिंसा ने पूरे देश का ध्यान पूर्वोत्तर के 2 राज्यों की सीमा विवाद की ओर खींचा है। आज इसकी गूंज संसद में सुनाई थी और इस मामले पर कल दिल्ली में बड़ी मीटिंग भी होने वाली है। आपको बता दें कि असम का विवाद सिर्फ मिजोरम से नहीं है, बल्कि उन सभी 6 राज्यों से है जिनके साथ वो सीमा साझा करता है। ये राज्य हैं अरुणाचल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। और मिजोरम का सीमा विवाद असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश से भी है। लेकिन ताजा मामले में असम और मिजोरम दोनों राज्य एक दूसरे पर अतिक्रमण का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल असम मिजोरम का विवाद नया नहीं है, 100 साल से भी 1939 के आसपास की बात है। आगे हम इसका विश्लेषण करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि जो अभी के हालात हैं उसको देखते हुए दोनों राज्यों में करीब 165 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब और ममित, असम के 3 जिले कछार, करीमगंज और हैलाकांडी की सीमाएं मिलती हैं। और इन्हीं इलाकों में दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद भी है, जिसको लेकर दोनों राज्यों के बीच संघर्ष होता रहा है। लेकिन ये पहली बार है कि सीमा विवाद को लेकर दोनों राज्यों की पुलिस के बीच फायरिंग हुई, LMG से गोलियां चलाई गईं और इतनी बड़ी हिंसा हो गई। TV9 भारतवर्ष की टीम भी दोनों राज्यों पर पहुंची। तो देखिए हमारे सहयोगी विपिन चौबे की ग्राउंड रिपोर्ट। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 2 प्रदेश की पुलिस के बीच खूनी संघर्ष हुआ। पुलिस फोर्स की गोली से ही पुलिसकर्मियों की जान चली गई। दरअसल सोमवार को असम और मिजोरम पुलिस के बीच कहासुनी के बाद हाथापाई की नौबत आई और फिर जमकर लाठियां चली। सैकड़ों राउंड गोलियां चली और दोनों राज्यों की सीमा पर काफी देर तक धमाके होते रहे और इस हिंसा में असम पुलिस के 5 जवान शहीद हो गए, जिन्हें आज मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। आपको बता दें कि घटनास्थल पर मिजोरम पुलिस ऊंचाई पर मौजूद थी और असम पुलिस के जवान मैदानी इलाकों में थे। विवाद बढ़ा तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए। कुछ राउंड की गोलीबारी के बाद अचानक हिंसा शुरू हो गई और दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। लैलापुर जहां पर मैं खड़ा हूं, इसी इलाके में गोलीबारी हुई और इसमें 6 लोगों की
मौत हो गई। फिलहाल यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया है। 3 से 5 कंपनियां यहां पर तैनात की गई हैं और किसी को भी अब उस जगह पर आगे जाने की इजाजत नहीं है। उसकी वजह यह है कि अभी भी सीआरपीएफ और सुरक्षा एजेंसियों को यह अंदेशा है कि सामने जो पहाड़ी दिख रही है, कल यहीं से गोलीबारी हुई थी और अभी भी वहां पर मिजोरम के फोर्स और वहां पर जो सिविलियन जिन पर आरोप है कि उन्होंने गोलीबारी की थी, वो अभी भी छुपे हुए हो सकते हैं। और शाम करीब 4:30 बजे हुआ क्या, एक साथ मिजो जो पब्लिक है और यहाँ का जो मिजो पब्लिक ज़्यादातर पथराव कर रहे थे, तो उनको पथराव को मतलब भगाने के लिए यहाँ का असम पुलिस ने टीआर गैस, आंसू गैस छोड़े। तो आंसू गैस छोड़ने के बाद क्या हुआ, गोलीबारी शुरू हो गई। उस साइड से, मिजोरम के साइड से गोलीबारी शुरू हुई। तो अफरा तफरी का माहौल था। हम लोग भी अपने जान बचाकर ये पहाड़ के साइड में चले गए। तो मतलब गोलीबारी सामने से भी आ रहा था और जो उस साइड से आप पहाड़ देख रहे हैं, उस साइड से, हाँ उस साइड से भी, पहाड़ की तरफ से हाँ गोलीबारी। पहाड़ियों में लोग छुपे हुए थे, पहले से प्लानिंग थी। ऐसा हो सकता है, खबर मिला है कि मिजो पुलिस का आदमी हो सकते थे इधर, हैं तो वहाँ से गोलीबारी, और इसी गोलीबारी में असम पुलिस का नुकसान ज्यादा हुआ। असम और मिजोरम की पुलिस के बीच खूनी लड़ाई शुरू हो गई तो दोनों राज्यों के सीएम ट्विटर युद्ध में उलझ गए। दोनों ने वीडियो ट्वीट कर दूसरे प्रदेश पर दोष मढ़े और देश के गृह मंत्री से दखल देने की गुहार लगाई। असम के सीएम ने रात 11 बजे के बाद ट्विटर पर मिजोरम पुलिस का जश्न मनाते वीडियो शेयर किया और लिखा, दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण। अब जानिए कि असम मिजोरम संघर्ष का कारण क्या है, 5 पुलिसकर्मियों की जान लेने वाली हिंसा की वजह क्या है। तो सबसे पहले आपको असम मिजोरम हिंसा का तात्कालिक कारण बताते हैं। मिजोरम के मुताबिक सोमवार को एक दंपत्ति असम के कछार जिले के रास्ते मिजोरम आ रहे थे। लौटते वक्त उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ हुई। इसके बाद बवाल बढ़ा तो नौबत फायरिंग तक जा पहुंची। वहीं असम के मुताबिक मिजोरम के कोलासिब जिले के एसपी ने हिंसा रुकने तक असम पुलिस को अपनी पोस्ट से हटने को कहा, जिसके बाद हिंसा भड़की और दोनों ही राज्यों के सीएम ने अपने तर्क के साथ ट्विटर पर वीडियो भी जारी की। इसके पहले पिछले साल यानी 2020 के अक्टूबर में भी 2 बार दोनों राज्यों की सीमा पर आगजनी और हिंसा हुई थी। पहली बार 9 अक्टूबर को मिजोरम के 2 लोगों को आग लगा दी गई थी। इसके कुछ दिन बाद कछार के लोगों ने मिजोरम पुलिस और वहां के लोगों पर पत्थरबाजी की। हम अब असम के लैलापुर के उसी स्थान पर आ गए हैं कहा जहां पर कल गोलीबारी हुई है और आप सामने देखिए वो सीआरपीएफ का वो कैंप है। इसी कैंप के उस पार में वहां पर गोलीबारी हुई, वहीं पर अतिक्रमण की खबरें आई थी और उसी अतिक्रमण को हटाने के लिए असम पुलिस और असम प्रशासन के लोग यहां पर मौके पर पहुंचे हुए थे और कोशिश यही थी कि यहां से अतिक्रमण को हटाया जाए। जो आरोप लग रहे थे कि म्यांमार पुलिस सीमा, असम सीमा के लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर आके उन्होंने टेम्परेरी पुलिस चौकियां बनाई हुई हैं, इस खबर पर वहां के अधिकारी पहुंचे। और इससे पहले एक खबर और आई थी कि रविवार शाम को असम की सीमा पर असम के रहने वाले लोगों की 7-8 झोपड़ियां थी, उनको भी जला दिया गया था। इसी खबर के बाद वहां पर अधिकारी पहुंचे मौके पर और मौके का मुआयना कर रहे थे। सुबह से तनाव व्याप्त था, दोनों तरफ से कहासुनी हो रही थी। उसी दौरान रह के जो म्यांमार की तरफ से जो उपद्रवी हैं वो पत्थरबाजी भी कर रहे थे और पत्थरबाजी का जवाब जब पुलिस ने देने की कोशिश की है तो उसके बाद पत्थरबाजी का जवाब देने की जब पुलिस ने कोशिश की तो उसके बाद गोलीबारी कर दी गई। जो कल टकराव हुआ है इसमें मिजोरम पुलिस और पब्लिक मिलकर हमारा असम का अंदर 2-3 घर बना लिया था। इसमें हम लोग का डीसी आया, एसपी, डीजी आया, आके उन लोगों को हटाकर ये घर तोड़कर उन लोगों को उस पार चला दिया। और बाद में हम लोग का जो सुरक्षा बल था हमारा असम का, शाम 4-4:30 बजे अचानक उन लोगों ने गोलीबारी शुरू किया। यहाँ सवाल उठता है कि आखिर असम मिजोरम विवाद का कारण क्या है। दरअसल मिजोरम के 3 जिले आइजॉल, कोलासिब और ममित असम के कछार, करीमगंज और हैलाकांडी जिलों की सीमाएं मिलती हैं। दोनों राज्य 164.6 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। सीमा पर मौजूद जंगली हिस्से में मिजोरम 509 वर्ग मील के आरक्षित वन क्षेत्र पर अपना हक मानता है, जबकि असम 1933 के संवैधानिक नक्शे पर जोर देता है।
जंगल और बारिश के बीच से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल देखिए, इस विवाद की जड़ यह है कि 2 बार ब्रिटिश काल में इन इलाके का, मिजोरम और असम की सीमाओं का सीमांकन किया गया। पहला सीमांकन किया गया 1875 में, दूसरा सीमांकन किया गया 1933 में। असम जो है वो 1933 के सीमांकन को मानता है। मिजोरम है वो कहता है 1875 के सीमांकन को हम मानेंगे। 1987 में जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला, उसके बाद से इन दोनों राज्यों में विवाद है। ताजा विवाद भी इसी बात को लेकर है। असम के मुताबिक कछार जिले के सीमावर्ती गांव लैलापुर में पुलिसकर्मी राज्य की जमीन को अतिक्रमण से बचाने के लिए तैनात किए गए थे, जिस पर मिजोरम के स्थानीय निवासी और पुलिसकर्मियों ने पथराव कर दिया और हिंसा बढ़ती गई। दरअसल ये सीमा विवाद इसी बॉर्डर के पास मौजूद गुटगुटी गांव के पास तब से शुरू हुआ जब मिजोरम की पुलिस ने यहाँ कुछ अस्थायी कैंप बना लिए। असम पुलिस का कहना है कि ये कैंप उनके राज्य की जमीन पर बनाए गए हैं। वहीं मिजोरम पुलिस का दावा है ये इलाका उनका है, जिस पर असम पुलिस दावा कर रही है। बात बढ़ी तो दोनों राज्यों के पुलिस के बीच खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें सिलचर जिले के एसपी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। So my point is very clear. We'll die, but we'll protect our land. And Assam will not launch counter-attack. That is not in our DNA. Assam will not launch counter-attack. We'll sit down in the border. We'll die, but we'll protect our boundary. I am not going to leave an inch of my land. इस पूरे मामले पर सीआरपीएफ की 2 कंपनियां लैलापुर वैरंगटे विवादित स्थल पर तैनात हैं और इस पर केंद्र सरकार की नजर है। एक बड़ा सवाल यह है कि 10 जुलाई को जब असम की टीम वहां पर गई थी पुलिस वालों की, तब अतिक्रमण हटाने के लिए, तब ऐसा कहा जा रहा है, कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि असम सरकार के लोगों के ऊपर आईडी से हमला किया गया। मिजोरम के जो लोग हैं उनका यह कहना है कि वहां पर झोपड़ियां जला दी गई। मामला सुलग रहा था 10 जुलाई से और पूरी तरह धधक गया कल। इतने दिन का इंतजार क्यों किया गया? पहले ही आग बुझाने का काम क्यों नहीं किया गया? इस मसले पर असम के वन मंत्री और कछार जिले की धौलाई विधानसभा से विधायक परिमल शुक्ल वैद्य ने TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कल की घटना पर हैरानी जताई और कहा कि इसका हल बातचीत से ही निकल सकता है। दादा, आप इसी इलाके के रहने वाले हैं, यहीं आप पले बढ़े, यहीं आपने राजनीति की। ऐसा मंजर कभी देखा है कि भारत के 2 राज्य एक जमीन के टुकड़े के लिए एक दूसरे के दुश्मन बन जाए, गोलीबारी होने लगे? देखिए, आपका जो 2 राज्य आप बोल रहे हैं, तो इसमें 2 राज्य नहीं, एक राज्य। क्योंकि मिजोरम आज से नहीं, शुरुआत से ही असम में कैसे कब्जा बनाए, अग्रासन बरकरार रखे, इसका कोशिश चल रहा था, अभी भी चल रहा है। और अपना जो है कोई ढंग से पीस कायम रख के हमारा मिट्टी को रक्षा करना है, बस इतना ही बात है। कल क्या हो गया था? कल अपना डिप्टी कमिश्नर, अपना एसपी, अपना जो आईजीपी, इन लोग बैठ के इन लोग का साथ, इन लोग का एसपी एंड अदर्स ऑफिशियल का साथ बात चल रहा था। उसी टाइम पे पहले तो पत्थरबाजी इन लोग ने शुरुआत किया। अपना आदमी ही था नहीं उधर में कि हमारा तरफ से पत्थरबाजी करे, हमारा इरादा भी ऐसा नहीं था। तो हम लोग जितना आदमी था, इन लोग सोचा था कि वो पत्थरबाजी करके इन लोग ठीक है छोड़ देगा बाबा। असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद 100 साल पहले ब्रिटिश राज के समय से है। तब मिजोरम को असम के लुशाई हिल्स के रूप में जाना जाता था। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। वर्ष 1950 में असम भारत का राज्य बना। उस समय असम में आज के नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मिजोरम आते थे। ये राज्य असम से अलग तो हो गए, तो उनके अपने पहले के राज्यों से सीमा विवाद शुरू भी हो गए। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया एक्ट 1971 के तहत असम के 3 नए राज्य बनाए गए, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। और साल 1987 में मीजो पीस रिकॉर्ड के तहत मिजोरम को अलग राज्य बनाया गया। ये मीजो ट्राइब्स और केंद्र सरकार के बीच हुए करार के तहत था। इस आधार पर 1933 का एग्रीमेंट था, लेकिन मिजोरम का कहना है कि वो 1875 के नोटिफिकेशन के मुताबिक बॉर्डर को स्वीकार करता है, जिसके बाद सीमा पर लगातार विवाद बढ़ता गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज दिल्ली में थी और बड़े अलग अंदाज में भी।
वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करती हैं। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग में कोरोना और वैक्सीन का मुद्दा उठाया और इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया। लेकिन राजनीतिक गलियारों में ममता के पूरे दिल्ली दौरे को बेहद अहम माना जा रहा है, खासतौर पर तब जब वो लगातार तीसरी बार बंगाल को जीतकर अपनी छवि को राष्ट्रीय आकार देने में लगी हुई हैं और बंगाल से बाहर अपनी जमीन मजबूत कर रही हैं और खुद कहती हैं कि मैं 2.5 साल बाद दिल्ली आई हूं। नारायण धनोरकर, श्री अब्दुल खलीक जी, श्री संसद में जिस समय तृणमूल कांग्रेस के सांसद खेला होबे का नारा लगा रहे थे, उसी वक्त कोलकाता से दिल्ली आई उनकी नेता ममता बनर्जी राजनीतिक मेल मुलाकात में लगी हुई थी। ममता बनर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच करीब 45 मिनट तक मुलाकात चली। बाहर निकलने पर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मुलाकात में क्या बात हो। आफ्टर 2 इयर्स दिल्ली में आया और हम प्राइम मिनिस्टर का पास मिलने के लिए गया था। ये विजिट हमारा पूरा काटीसी विजिट है कि चुनाव का बाद एक दफे भेंट करने पड़ता ही है सब। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मुताबिक एक प्रोटोकॉल होता है, तो इसी के लिए मैं कॉलन किया है और ये प्रोटोकॉल ही काटीसी विजिट है। लेकिन काटीसी विजिट का साथ साथ में मैंने कोविड का बारे में थोड़ा चर्चा किया कि कोविड में हमारा जो वैक्सीन मिला है, जो मेडिसिन मिला है, इसमें थोड़ा और ज़्यादा हमारा चाहिए। इसी के लिए कि हर स्टेट को मिले, हमारा कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट में पॉपुलेशन का जो है, पॉपुलेशन का मुताबिक बहुत सारे स्टेट से बहुत कम मिला है। इसी के लिए हमको टीकाकरण बहुत बढ़िया है और अभी हमारा कोविड भी 1% का आसपास में है। तब भी हम चाहते हैं कि थर्ड वेव आने का पहले कोविड का वैक्सीन सबको मिलना चाहिए। इसी का बारे में मेरे को चर्चा हुआ है। बाद बाकी मैंने तो पहले भी आप लोगों को कहा, अभी भी कहा कि हमारा बंगाल का थोड़ा प्रोजेक्ट का बारे में भी मैंने जैसे हमारा वैक्सीन को लेकर और थोड़ा बंगाल को स्टेट का जो नेम चेंज करने का बात है, उसका बारे में मैंने चर्चा किया कि बहुत दिन हो गया, इसको आप मेहरबानी करके कर दीजिए। 5 दिनों के दौरे पर दिल्ली आई ममता बनर्जी ने इसके पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ के अलावा कांग्रेस नेता आनंद शर्मा से भी मुलाकात की। ममता बनर्जी बुधवार यानी 28 जुलाई को शाम 4:30 बजे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलेंगी, जबकि 29 जुलाई को उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समय दिया है। जाहिर है ममता बनर्जी से इस सवाल तो बनता है, क्या वो 2024 की तैयारी कर रही है? बहुत सारे पार्टी है, जो पार्टी मेरे दोस्त भी है, पुराना दोस्त भी है, और आज जैसे कमलनाथ जी, आनंद शर्मा जी, ये लोग आए, और भी लोग आने वाला है, जर्नलिस्ट भी इसका अंदर में है। तो हम लोग पुराना दिन का बात, नया दिन का बात मिलजुल के ही करते हैं। कल मेरे को सोनिया जी का पास भी, सोनिया जी मेरे को चाय पे बुला, तो मैं कल चाय पे चर्चा करने के लिए जाएंगे। लोकसभा अभी देर है, लेकिन प्लानिंग तो पहले से ही करना पड़ता है। जैसे यूपी का इलेक्शन है, पंजाब का इलेक्शन है, त्रिपुरा का इलेक्शन है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी बाहर निकली तो बरसात हो रही थी, लेकिन उन्होंने एक हाथ में छतरी को थामे रखा, तसल्ली के साथ सबके सवालों का जवाब दिया और ये इशारा भी कर दिया कि अब की बार वो दिल्ली के राजनीतिक मौसम को समझने आई। ध्यान दीजिए कि तृणमूल कांग्रेस ने पहले ही ममता बनर्जी को अपने संसदीय दल का नेता चुन लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ममता बनर्जी अपने सांसदों की बैठक में शामिल होने संसद तक आ सकेंगी। इसके अलावा 21 जुलाई को शहीदी दिवस के दिन ममता बनर्जी के भाषण को जिस तरह से बड़ी स्क्रीन पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में सुनाया गया और ममता के दिल्ली दौरे से पहले उनके राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, इन सब के मायने साफ है। पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद ममता बनर्जी अब राष्ट्रीय राजनीति में पैर जमाने की कोशिश में है। लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी। आज ममता जब दिल्ली में राजनीतिक गणित दुरुस्त कर रही थी,
तभी कलकत्ता हाईकोर्ट में उनकी सरकार की तरफ से 95 पन्नों की रिपोर्ट दाखिल की गई। ये रिपोर्ट चुनाव बाद हुई राजनीतिक हिंसा को लेकर NHRC के रिपोर्ट के जवाब में दायर की गई, जिसमें ममता बनर्जी ने जांच टीम पर ही सवाल उठा दिए। सरकार ने कहा, विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा नहीं हुई। NHRC की टीम TMC सरकार के खिलाफ पूर्वाग्रह से ग्रस्त थी। NHRC की टीम में केंद्र सरकार के लोगों को रखा गया था। NHRC की टीम में बीजेपी के सदस्यों को रखा गया था। NHRC की टीम ने मनगढ़ंत बातों को रिपोर्ट में शामिल किया और रिपोर्ट के जरिए राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जब NHRC की टीम हिंसा की जांच करने जादवपुर पहुंची थी, तब भी टीम को निशाना बनाया गया था। NHRC की टीम में शामिल आतिफ रशीद के साथ बदसलूकी की गई थी। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद जमकर राजनीतिक हिंसा हुई थी। हिंसा का आरोप TMC के कार्यकर्ताओं पर लगा था। कई इलाकों में लोगों के घर जला दिए गए थे। जब ये मामला कोर्ट पहुंचा तो 18 जून को कलकत्ता हाईकोर्ट की 5 जजों की पीठ ने NHRC के अध्यक्ष को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया था। इस कमेटी ने जांच के बाद 13 जुलाई को हाईकोर्ट में 50 पन्नों की अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट पर ममता सरकार ने अब कलकत्ता हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखा है। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात में आज ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की भी मांग की। नाम बदलने के पीछे एक तर्क यह भी है कि सरकारी बैठकों में अल्फाबेट के हिसाब से जब सभी राज्यों की बारी आती है तब वेस्ट बंगाल का नाम आते आते बहुत देर हो जाती है। तो अब खेला होबे से खेल की ओर बढ़ते हैं। जब कोई खिलाड़ी बाजी गवाकर भी फैंस का दिल जीत ले तो इसे हार कर भी जीता जाना कहा जाता है। लेकिन ओलंपिक में आज भारतीय बैडमिंटन जोड़ी के साथ इसके उलट हुआ। भारतीय बैडमिंटन जोड़ी मैच जीतकर हार गई। क्यों हुआ ये, आप खुद देखें। मंगलवार सुबह करीब 10:15 बजे का वक्त था। बैडमिंटन कोर्ट से भारत के लिए अच्छी खबर आई। भारतीय जोड़ी ने ब्रिटेन के खिलाफ जीत दर्ज की। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने सीन वेंडी और बेन लेन को 21-17, 21-19 से हराया, लेकिन इस जीत का उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। इस शानदार जीत के बाद भी वो अगले राउंड में पहुंचने से चूक गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हर ग्रुप से 2 टीमों को ही आगे बढ़ना था और भारत अपने ग्रुप में ताइवान और इंडोनेशिया के बाद तीसरे नंबर पर रहा। दरअसल अंकों का गणित कुछ ऐसा था कि भारत को क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ जीतना जरूरी था, जो वो जीता भी, लेकिन साथ ही ये भी जरूरी था कि इंडोनेशिया चीनी ताइपे की जोड़ी के खिलाफ अपना मैच जीत ले, लेकिन इंडोनेशियाई जोड़ी अपना मैच हार गई। इस तरह भारतीय जोड़ी को क्वार्टर फाइनल टिकट नहीं मिल पाया। बैडमिंटन के अलावा शूटिंग और टेबल टेनिस में भी भारत को मायूसी हाथ लगी। टेबल टेनिस में भारत के अनुभवी खिलाड़ी अचंत शरद कमल का सफर भी आज खत्म हो गया। ये उनका चौथा ओलंपिक था। चीन के लॉन्ग मा ने शरद कमल को 4-1 से हरा दिया। मंगलवार को भारत के लिए सबसे अच्छी खबर बॉक्सिंग रिंग से आई, जहां लवलीना बोरगोहेन ने जर्मनी की बॉक्सर को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। एक और जीत के बाद उनका मेडल पक्का हो जाएगा। हॉकी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 7-1 से हार के बाद भारतीय टीम ने स्पेन के खिलाफ शानदार वापसी करते हुए 3-0 से जीत दर्ज की। बुधवार को भारत के लिए मेडल के 2 मजबूत दावेदार दावा पेश करेंगे। रियो ओलंपिक की सिल्वर मेडलिस्ट पीवी सिंधु का मुकाबला हांगकांग की यू चुंग से होगा। दोपहर करीब 2 बजे दुनिया की नंबर 1 तीरंदाज भारत की दीपिका कुमारी भी अपने सफर की शुरुआत करेंगी। उनका मुकाबला भूटान की कर्मा भू से होगा। बुधवार को नजर भारतीय महिला हॉकी टीम पर भी रहेगी, क्योंकि पहले दोनों मैच गंवाने के बाद बुधवार को ब्रिटेन के खिलाफ उसकी साख बचाने की लड़ाई है। और अब फटाफट खबर। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री होंगे बसवराज बोम्मई। बीएस येदियुरप्पा की लेंगे जगह। कल होगा शपथ ग्रहण। येदियुरप्पा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी के केंद्रीय पर्यवेक्षक धर्मेंद्र प्रधान ने नए सीएम का ऐलान किया। संसद में हंगामे को लेकर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बीजेपी संसदीय दल को संबोधित करते हुए कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस न संसद चलने देती है न सदन में चर्चा होने देती है। कांग्रेस और विपक्ष को जनता के सामने बेनकाब करे बीजेपी सांसद।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से ऑक्सीजन की कमी के कारण होने वाली मौतों का डेटा मांगा। 13 अगस्त को समाप्त हो रहे मानसून सत्र में किया जाएगा पेश। सूत्रों के हवाले से खबर। पहले केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत का आंकड़ा न होने से किया था इनकार। देश के 22 जिलों में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय जताई चिंता। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा, पिछले 2-3 हफ्तों से कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ती दर चिंता की बात। देश में अभी 54 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 10% से ज्यादा पर बरकरार। यूपी एटीएस की बड़ी कामयाबी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़े 3 रोहिंग्या प्रवासियों को किया गया गिरफ्तार। बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों की अवैध तरीके से यूपी में कराते थे घुसपैठ। काम दिलाने और शादी के बहाने महिलाओं को लाता था सरगना। गुजरात के हड़प्पा काल के शहर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किया गया शामिल। केंद्रीय पर्यटन मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। गुजरात में इससे पहले तक 3 विश्व धरोहर स्थल थे। धोलावीरा के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शामिल होने के बाद गुजरात में 4 विश्व धरोहर स्थल। खबरें पॉजिटिव। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से जुड़ी आशंकाओं के बीच एक राहत देने वाली खबर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के मुताबिक देश में बच्चों के लिए अगस्त तक वैक्सीन आने की उम्मीद है। ये जानकारी स्वास्थ्य मंत्री ने सांसदों को दी। अगर अगस्त में बच्चों के लिए वैक्सीन आती है तो ये राहत भरी बात होगी। फिलहाल देश में अभी 18 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को ही टीका लगाया जा रहा है। इजराइल से वैक्सीनेशन को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ के स्वास्थ्य मंत्रालय की रिसर्च में सामने आया है कि वैक्सीन लगवाने के बाद कोरोना संक्रमित हुए 80% लोग दूसरों में वायरस नहीं फैलाते। इजरायली सरकार ने ये रिसर्च रेस्टोरेंट, जिम, इवेंट हॉल और म्यूजिक कंसर्ट में पहुंचे लोगों का सैंपल लेकर की है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक रिसर्च में सामने आया है कि वैक्सीन ले चुके 10% लोग एक व्यक्ति तक संक्रमण फैलाते हैं, जबकि 3% वैक्सीनेट लोग 2 या 3 लोगों तक वायरस पहुंचा देते हैं। बचे 7% लोगों को लेकर कुछ साफ डेटा सामने नहीं आया है। ये संक्रमण फैला भी सकते हैं और नहीं भी। जर्मनी की फार्मा कंपनी बायोएनटेक कोरोना वैक्सीन के बाद अब मलेरिया की वैक्सीन पर काम कर रही है। खास बात यह है कि मलेरिया की वैक्सीन के लिए कंपनी वही mRNA तकनीक का इस्तेमाल करेगी जिसका इस्तेमाल कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए किया गया है। कंपनी ने 2022 के आखिर तक मलेरिया की वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने का टारगेट तय किया है। बायोएनटेक का मलेरिया प्रोजेक्ट इरेडिकेट मलेरिया मुहिम का हिस्सा है। रसोड़े में कौन था पता नहीं, लेकिन चने उबल कर गल गए। सोचा नहीं था कि भारत में 2 सूबों के बीच ऐसा होगा। बनाने में दिमाग लगता है, तोड़ने में कुछ नहीं, केवल पागलपन। निभाने में कोशिशें लगती हैं, झगड़ लेने में कुछ नहीं, बस वहशियत। अनेकता में एकता ही हिंद की विशेषता रही है। एक की जरूरत पर दूसरे का सहारा हमारी पहचान रही है। लेकिन असम मिजोरम का मामला हमारी स्थाति के लिए झटके से कम नहीं। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कभी ना हुआ। सोचना चाहिए उन लोगों को जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारे मामले इतने ना बढ़ें कि हमारी गौरवशाली परंपरा के लिए ठीक ना हो और इन मामलों की वजह से हमारे दुश्मनों को हमारे कवच में एक दरार मिल जाए। पता है ना नॉर्थ ईस्ट को लेकर ड्रैगन की नीयत कैसी रही है? नहीं पता तो पता कर लीजिए। जिस देश की पीढ़ियां इतिहास नहीं जानती उस देश के भविष्य का भगवान मालिक होता है। बाकी तो जो है सो है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।